गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 9 जो था हमारा, वहाँ पे हमने मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसके बाद हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे थे मॉनेटरी पॉलिसीज़ के पिछले लेक्चर के अंदर। अब हम इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे हमारे बैंक मैनेजमेंट के, कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या इम्प्लीकेशन होते हैं किसी बैंक मैनेजमेंट के लिए। तो उनको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर को। तो जो देखें हम कि जो इम्प्लीकेशंस हैं बैंक मैनेजमेंट की किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, तो पहला क्या है, न्यूट्रल मनी। कि अगर हम देखें कि जो मनी सप्लाई है किसी भी कंट्री की, अगर उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, मींस उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जाती है। जैसे कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम अपनी मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हम अपनी मनी सप्लाई को कम कर देंगे। तो जो प्राइस लेवल होता है किसी भी कंट्री का, उसको मेंटेन किया जा सकता है जब हम अपनी मनी सप्लाई को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो मनी है वो प्ले करती है एक न्यूट्रल रोल को। उसके बाद अगर हम देखें कि जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। कि टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्रीज आर इनकरेज्ड विद चीप क्रेडिट, दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टेकल्ड, लोन्स आर गिवर एट अ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि अगर हम देखें कि जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। कि अगर हमें अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होता है कि जो बैंक्स होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको इंडस्ट्रीज़ को चीप क्रेडिट अवेलेबल कराना होता है, उनको इंकरेज करना होता है चीप क्रेडिट से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किसी कंट्री के अंदर हो और लोगों को उससे रोज़गार मिले, और जो प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, उनको टैकल किया जा सकता है। और साथ साथ अगर हम अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बिज़नेस हैं, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर लोन दे रहे हैं, तो भी क्या होगा कि जो बिजनेसेस है वो लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, किसी भी कंट्री के अंदर सेटअप होंगे, तो उससे क्या होएगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द प्राइस फैसिलिटी। कि अगर हम अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें प्राइस को बाउंड करना होगा इंक्रीज़ होने से। तो अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने प्राइस लेवल पे, तो जो सेंट्रल बैंक्स है वो अडॉप्ट करती हैं डिफरेंट क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को, जिससे कि हम किसी भी कंट्री के अंदर जो प्राइस लेवल है उसको कंट्रोल कर सकें। इसके बाद अगर हम देखें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि इफ़ मोर इंपोर्ट्स आर रिसॉर्टेड टू विद द लेस एक्सपोर्ट्स, कि अगर जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, तो जो कंट्री है वो एक्सपीरियंस करती है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो अगर हम देखें कि जो हमारा फॉरेन डेप्ट है वो भी कम हो जाता है जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर हमें अपने इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दें और हमारे एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करें, तो जो फॉरेन डेप्ट रिपेमेंट है उसको अरेंज किया जाता है, जिससे कि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्टली एडवर्स करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द एक्सचेंज रेट फैसिलिटी। द एक्सचेंज रेट इन द कंट्री डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। जो एक्सचेंज रेट है किसी भी कंट्री की, वो डेफिशिएट तब होती है जब किसी कंट्री की जो वैल्यू है, मीन्स डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है, वो उसके रिलेशन में फॉरेन करेंसी से कम हो। तो जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की, अगर वो कम हो रही है, तो जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, कि अगर हम कहें कि जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं वो लीड कर रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो भी कम हो जाए, तो इससे उस कंट्री के अंदर एक्सचेंज क्राइसिस होते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक है वो अडॉप्ट करती है कुछ मेजर्स को, जहाँ पे वो कन्वर्ट्स करती है अपने जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं उनको, साथ साथ मेजर करती है एक्सचेंज कंट्रोल को, जिससे कि हम इन एक्सचेंज रेट डेफिशिट को एक्सचेंज रेट सरप्लस में कन्वर्ट कर सके, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के, साथ साथ हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को इंक्रीज़ करके। इसके बाद अगर हम देखें कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो उसको हम पॉइंट के थ्रू समझ रहे हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम देखें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कभी भी यूज़ नहीं किया जाता किसी भी नॉर्मल सर्कमटेंसेस के अंदर। कि अगर किसी कंट्री के अंदर नॉर्मल सर्कमटेंस है, जो इकोनॉमी है वो इजली फ्लो हो रही है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का कोई काम ज़्यादातर नहीं होता है, वो भी मेंटेन या स्टेबल रहती है। अगर हम कहें कि जो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस हैं, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है किसी भी एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस के अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कर्टेल्स द फ्रीडम ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कर्टेल करती है कॉमर्शियल बैंक के फ्रीडम को। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हमारी लिमिटेशन में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर जो पीपल हैं वो अपने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं तो एक लार्ज सेक्शन हमारा सोसाइटी का डिपेंड होता है हमारी कोर डिपॉजिट्स पे, जैसे कि सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के पास एक लार्ज कोर डिपॉजिट्स हो जाती हैं। तो आरबीआई क्या करती हैं, इन कॉमर्शियल बैंक्स को किसी भी तरीके के कोई भी प्रोमिनेंट मनी सप्लायर नहीं बनती है इन बैंक्स के लिए। तो जो मॉनेटरी एक्शन है किसी भी सेंट्रल बैंक का, उनको देखा जाता है कि वो किसी भी इकोनॉमी को लिटिल और लेट इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम देखें कि बहुत सारे जो पीपल्स हैं रूरल एरियाज़ के, वो हमारे बैंकिंग नेटवर्क से बाहर हैं। तो जो आरबीआई है वो भी क्या होती है, जितनी भी उसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो उसको इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें जो 60% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। तो मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर आप देखें तो जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। तो अगर उन एरियाज़ के अंदर हमारे पास प्रॉपर बैंकिंग नेटवर्क नहीं है तो हमारी आरबीआई की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो भी इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज सेक्टर जो है पॉपुलेशन का, वो अभी पिछड़ा हुआ है बैंकिंग चीज़ों से लेकर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है पॉइंट कि अगर मानसून को देखें तो जो मानसून है वो अनसर्टेनिटी तरीके से एडवर्स करता है फूड प्रोडक्शन के इफ़ेक्ट को। तो अगर मानसून ठीक टाइम पे नहीं आए या मानसून के आने में डिले हो जाए तो उससे हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट होता है। तो इससे किसी कंट्री के अंदर फूड इन्फ्लेशन जैसे कॉजेज़ होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं करती है किसी भी फूड इन्फ्लेशन के अंदर। और लास्ट में हमने शॉर्ट में क्या देखा कि जो क्रेडिट रेशनिंग है उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एक टेम्पररी एक्सपीडिएंट करना होता है, जो कि एक एबनॉर्मल मेजर है जिसको डिटेक्ट किया जाता है एक स्पेशल सर्कमटेंस के अंदर। तो जो क्रेडिट रेशनिंग है उसको भी जस्टिफाई करने के लिए हमें देखना होता है, जहाँ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी एडजस्ट ईजिली कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी की किसी एक बैंक मैनेजमेंट पे क्या इम्प्लिकेशंस होंगे तो उसको हमने एक पॉइंट के थ्रू देखा था। तो हमने 5 पॉइंट्स वहाँ पे देखे थे कि जो न्यूट्रल मनी है, जो भी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस फैसिलिटी है, करेक्टिंग एडवर्ड्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक्सचेंज रेट फैसिलिटी है। तो ये सारे जो इम्प्लिकेशंस हैं ये किसी बैंक मैनेजमेंट के लिए होते हैं। उसके बाद हमने लिमिटेशंस यहाँ पे देखी थी मॉनेटरी पॉलिसीज़ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो उनको यहाँ पे हमने पॉइंट के थ्रू समझा था। तो हमने ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को कभी भी किसी नॉर्मल सर्कमटेंस के अंदर यूज़ नहीं किया जाता है, किसी भी एक्सेप्शनल सर्कमटेंस में उसका यूज़ किया जाता है। वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कर्टेल करती है किसी भी फ्रीडम ऑफ कमर्शियल बैंक को। और अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखना हो तो एक लार्ज सेक्शन किसी सोसाइटी का वो डिपेंड हो जाता है उसकी कोर डिपॉजिट्स पे। तो कमर्शियल बैंक के पास जो कोर डिपॉजिट्स हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। तो आरबीआई एज ए मनी सप्लायर वहाँ पे उन बैंक्स को प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं कर पाती है। तो जो मॉनेटरी एक्शन है किसी भी सेंट्रल बैंक के, वो किसी भी इकोनॉमी को लिटर और लेट इम्पैक्ट करते हैं। और अगर हमारी जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनमें जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो रूरल एरिया से बिलोंग कर रही है, अगर वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर बैंकिंग नेटवर्क नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे आरबीआई की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। और अगर मानसून जो है हमारा वो एडवर्सली हमारे फूड प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है तो उस कंट्री के अंदर किसी भी तरीके के फूड इन्फ्लेशन आने की चांसेस होते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी भी तरीके से हमारे फूड इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करती है। और लास्ट में हमने देखा था कि जो क्रेडिट रेशनिंग है उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एक टेम्पररी एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो कि एक एबनॉर्मल मेजर होता है जहाँ पे हम एक स्पेशल सर्कमटेंस में उसको डिटेक्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।